हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ डेमोक्रेटिक राइट्स, इसको हम देखेंगे। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाइफ विदाउट राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने 3 एग्जांपल्स देखी थी। फिर हमने देखा था डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स क्या है, क्यों ज़रूरी होते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। और आज जो है हम देखेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया, लाइक मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, दीज राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया के अंदर, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको पता है। इंडिया के अंदर जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के बारे में बताया है, वर्ल्ड के अंदर और भी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन है और उन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। कुछ राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, जो कि जिनको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, उनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट्स जो हमारी लाइफ के ऊपर होते हैं, हमारी लाइफ का बेसिक होते हैं, उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया होता है और उन्हीं राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। चैप्टर 2 में आपने पहले ही प्रियम्बल के बारे में पढ़ा होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल है। वो प्रियम्बल जो है वो किस बारे में बात करता है कि सिटीजन्स के साथ इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस, यानी कि सिटीजन्स को इक्वालिटी दी जाए, लिबर्टी प्रोवाइड की जाए, फ्रीडम जिसको बोलते हैं, और उनके साथ न्याय हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इस प्रॉमिस को इफेक्ट में लाने के लिए क्या करता है, काम करता है। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनका काम क्या है कि प्रियम्बल ने जिन जिन चीज़ों के बारे में बोला है, उन सब चीज़ों को फोर्स में लाना काम किसका है, फंडामेंटल राइट्स का। और ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। यू ऑलरेडी नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। आप सबको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हुए हैं। क्या आप उनके बारे में जानते हैं या उनको रिकॉल करिए। व्हाट एग्जैक्टली डू दीज राइट्स मीन फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। और क्या ये जो ऑर्डिनरी जो मतलब एक कॉमन पीपल है, होता है कंट्री का, वो कॉमन पीपल के लिए ये राइट्स जो है किस तरीके से काम करते हैं, उनके बारे में यहाँ हमने देखना है। एक एक राइट को हम एक एक राइट को देखेंगे हम। जैसे फर्स्ट राइट आता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब अधिकार जो है एक समानता का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी मना नहीं कर सकती इंडिया के किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। यानी कि कोई पर्सन इंडिया का कानून से बड़ा नहीं है या कानून से ऊपर नहीं है। हर एक पर्सन को, इंडिया के पर्सन को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी कानून की नज़र में, और गवर्नमेंट इस चीज़ को मना नहीं कर सकती है। इसका ये मतलब है कि जितने भी लॉज हैं वो सभी लोगों के ऊपर सेम तरीके से एप्लीकेबल किए जाएंगे। उसका स्टेटस नहीं देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो पर्सन पीएम है या सीएम है। ये नहीं देखा जाएगा कि वो गरीब है या अमीर है। कोई भी पर्सन होगा, सभी पर्सन के ऊपर सभी तरह का कानून जो है, लॉज जो है वो एप्लीकेबल किए जाएंगे, और इसी को बोला जाता है रूल ऑफ लॉ। 8th में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, ये एक फाउंडेशन होती है डेमोक्रेसी की। मतलब क्या है इसका कि कोई भी पर्सन जो है, नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, सब के सब कानून की नज़र में बराबर हैं। किसी भी तरह की डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं देखी जाएगी, पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या ऑर्डिनरी सिटीजन, ये नहीं देखा जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किसी ने क्या, पीएम ने मर्डर कर दिया। अब ये नहीं है कि वो पीएम है तो उसने मर्डर कर दिया, उसको छोड़ दिया जाएगा। और वो वर्कर है, एक छोटा मतलब छोटा सा काम करने वाला पर्सन है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा अगर उसने मर्डर किया होगा। नहीं, अगर पीएम ने मर्डर किया है तो उसको भी वही सज़ा दी जाएगी जैसे कि एक मतलब छोटे काम करने वाले या कॉमन पीपल को दी जा रही है, ठीक है। तो यही बोला गया है, कोई भी पर्सन जो होगा, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीजन हो, कोई भी पर्सन जो है वो कानून की नज़र से ऊपर नहीं होगा। हर एक सिटीजन जो है, प्राइम मिनिस्टर से लेके एक छोटे से किसान तक, जो कि रिमोट विलेजेस में, बहुत मतलब गांव वाले इलाके में रहते हैं, सबके लिए कानून जो है वो बराबर रहेगा। कोई पर्सन जो है वो लीगली क्लेम नहीं कर सकता है स्पेशल ट्रीटमेंट या किसी भी तरह का प्रिविलेज जो है वो अपने स्टेटस के हिसाब से वो नहीं बोल सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है, डिमांड नहीं कर सकता है स्पेशल ट्रीटमेंट की, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि कुछ साल पहले एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। फॉर्मर का मतलब होता है मतलब पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके ऊपर हमारे इंडिया की मतलब कंट्री के ही प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे। पहले इन द सेंस के कुछ अभी अभी आपके जो है वो 14 प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं। इनसे पहले जो कुछ साल पहले कोई प्राइम मिनिस्टर था कंट्री का, उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर कोर्ट केस लगा था
चीटिंग के चार्जेस पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है कि किस तरीके से एक, चाहे वो हाई पोजीशन का पर्सन हो चाहे वो लो पोजीशन का पर्सन हो, कोई भी पर्सन जो होगा उसके लिए कानून जो है वो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दी जा रही है कि कुछ साल पहले एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के, जिनको एक कोर्ट केस फेस करना पड़ा चीटिंग के चार्जेस, मतलब उनके ऊपर चार्ज लगा था कि उन्होंने क्या किया है, चीटिंग किया है। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम था पीवी नरसिम्हा राव। वो 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और उनके ऊपर ये केस लगा था कि इन्होंने करप्शन किया है। ठीक है, इन्होंने रिश्वत ली है किसी से, और 3 साल के लिए इनको सज़ा भी मिली थी। लेकिन बाद में कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये पर्सन जो है ये गिल्टी नहीं है। गिल्टी इन द सेंस कि इन जो मतलब इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया गया है वो इल्ज़ाम सही नहीं है। लेकिन फिर भी उस पर्सन को के ऊपर केस लगा रहा, और वो जो थे वो कोर्ट में जाते रहे, सबूत इकट्ठे करते रहे, पेपर्स जो हैं वो जुटाते रहे दूसरे सिटीजन्स की तरह। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो केस लगा, उस केस को जो है वो जैसे एक कॉमन पीपल के लिए केस लगाया जाता है, वैसा ही पूरा सिस्टम प्रोसीजर जो था उनको भी फॉलो करना पड़ा। ये बताता है कि कोई भी पोजीशन चाहे होगी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी पोजीशन को नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी सबको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, जाति के नाम पे, सेक्स के नाम पे, या फिर उसके प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। हर एक सिटीज़न जो है वो क्या कर सकता है, शॉप्स पे जा सकता है, रेस्टोरेंट्स पे जा सकता है, होटल्स पे जा सकता है, सिनेमा हॉल्स में जा सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी जात का होगा, किसी भी सेक्स का होगा। ठीक है, सेक्स इन द सेंस चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, वो कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में वो जाके उसका एंजॉय कर सकता है। सिमिलरली उसी तरह से किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो पर्सन्स के ऊपर नहीं होती हैं। ठीक है, कुएं को यूज़ करने के लिए, कुआं इन द सेंस कुएं में से पानी को यूज़ करने के लिए, टैंक्स को यूज़ करने के लिए, बाथिंग गार्ड्स को यूज़ करने के लिए, रोड्स को, प्लेग्राउंड्स को, पब्लिक रिजॉर्ट्स की वो प्लेसेस जिनको गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, मेंटेन करती है, या फिर जनरल पब्लिक के लिए, जैसे आपके सुलभ शौचालय होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए कोई भी पर्सन आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, दिस माइट अपीयर वेरी ऑब्वियस बट इट वॉज नेसेसरी टू वॉन्ट लीव necessary to incorporate these rights in the constitution of our country, where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places। देखिए क्या बोला गया है, पहले की अगर आप ट्रेडिशनल टाइम की बात करेंगे या पहले समय की बात करेंगे, तो कुछ जो लोअर कास्ट के लोग होते थे ना ही उनको घाट का पानी यूज़ करने दिया जाता था, ना ही बाथिंग गार्ड्स में मतलब नहाने के लिए नहाने दिया जाता था जहाँ पे अपर कास्ट के लोग आते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी वो उस समय में थी, क्योंकि उस समय पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आया, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो वहीं की वहीं धरी रह गई, और सभी लोग जो थे वो इक्वल होने लगे, चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे वो लोअर कास्ट का हो। जहाँ से अपर कास्ट का पर्सन जाके पानी पी रहा है, वहीं से लोअर कास्ट का पर्सन भी जाके पानी पी सकता है। ये चीज़ जो है ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है। फिर आगे क्या बोला गया है कि जो सेम प्रिंसिपल है अप्लाई किया जाता है पब्लिक जॉब्स के लिए भी। अभी हमने देखा कि पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं वहाँ पे सब लोग जो है वो इक्वली जाके पब्लिक प्लेसेस को एसेस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। अब सेम चीज़ जो है वो जॉब्स के लिए भी आ जाती है। तो जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके पास ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, या फिर किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए वो जो भी मतलब गवर्नमेंट पोजीशन के लिए अपॉइंटमेंट की जाती है या अपॉइंट किया जाता है, जो भी प्रोसीजर रहता है उसमें सभी पर्सन्स को इक्वालिटी जो है वो दी जाएगी या दी जाती है। कोई भी सिटीजन जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसको ये नहीं बोला जाएगा कि भाई तू इस जात का है तो हम तुझे जॉब नहीं देंगे, तू ये काम करता है तो हम तुझे जॉब नहीं देंगे, तू यहाँ रहने वाला है तो हम तुझे जॉब नहीं देंगे। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके साथ नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आपने चैप्टर 4 में ये भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो उसने कुछ रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई है, जैसे शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसी क्लासेस को। बहुत सारी गवर्नमेंट जो है मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट जो है, मतलब कहने का ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो प्रेफर की हैं वुमेंस के लिए, पुअर्स के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए, जॉब्स की काइंड में। कहने का ये मतलब है, कई बार देखिए जैसे जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ पे कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी जाती हैं एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ओबीसीज के लिए, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए, पुअर्स के लिए, वुमेंस के लिए। क्यों? क्योंकि इनको स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहा होता है। स्पेशल स्टेटस कहने का मतलब इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा होता है जैसे दूसरे लोगों के साथ किया गया है।
पहले टाइम की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल टाइम की अगर हम बात करें, तो इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम जो थे वो फेस करनी पड़ती थी। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करी हुई हैं ताकि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके और ये लोग भी इन चीज़ों को क्या कर सके, ईजिली अवेल कर सकें। अब आगे क्या बोला है कि ये जो रिजर्वेशन है क्या ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है? नहीं, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट, तो ये उसके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको सेम ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए और जो वो चाहते हैं उनको वही मिले। इक्वालिटी का मतलब ये है कि एवरीवन, गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव वट एवर वन इज कैपेबल ऑफ। मतलब ये है कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जानी चाहिए ताकि वो चीज़ अचीव कर सके जिसके वो काबिल हो, उसको हम बोलेंगे वो इक्वालिटी है। अब ये नहीं कि जिसको जो जो चाहिए हम उसको वो देते रहेंगे तो वो इक्वालिटी है, नो। इक्वालिटी का मतलब ये है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो चीज़ अचीव कर सके जिसके वो कैपेबल है, काबिल है। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी, कई बार ऐसा होता है कि टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। और यही है आपके वो जॉब रिजर्वेशन डू, यही चीज़ जो है आपकी जॉब की रिजर्वेशन जो है वो करती है। ये चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि रिजर्वेशन जो है ऑफ दिस काइंड और नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट्स टू इक्वालिटी। इस तरह की जो रिजर्वेशन होती है वो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं कर रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है जिन लोगों को, मतलब उन लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है जो लोग उसके कैपेबल होते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का वो अब सोशल लाइफ में भी देखने को मिलता है। अब क्या है, इस मतलब सोशल लाइफ के अंदर भी भेदभाव जो है वो देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बोलता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन की एक फॉर्म बन चुकी है, वो क्या है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है मतलब छुआछात। ठीक है, पहले टाइम पे क्या होता था, जो अपर कास्ट के लोग होते थे ना वो लोअर कास्ट के लोगों का मतलब छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते थे। और अगर बाय चांस कोई लोअर कास्ट का पीपल अपर कास्ट के लोगों के साथ टच हो जाता था तो वो अपने आप को अशुद्ध मानने लगते थे और फिर वो अपना शुद्धिकरण करते थे पूजा पाठ करके, गंगा जल से नहा के। तो ये जो प्रैक्टिस है ना अनटचेबिलिटी की, इसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ख़त्म इसको करना चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस किया भी है, कुछ हद तक ख़त्म किया भी है। जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की वो पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुई है। अनटचेबिलिटी यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि रिफ्यूजल टू टच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट। अनटचेबिलिटी हियर डज नॉट ओनली मीन, यहाँ पे सिर्फ इसका यही मतलब नहीं है कि उन लोगों को मना करना, मतलब कुछ डिफरेंट कास्ट के पर्सन जो है वो अपर कास्ट के लोगों को छू नहीं सकते। सिर्फ अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है। इट रेफर्स टू एनी बिलीफ और सोशल practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels। कहने का ये मतलब है कि जो अनटचेबिलिटी है उसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि कुछ कास्ट के लोग जो है वो अपर कास्ट के लोगों को टच नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे क्या है कि वो लोग जिनका बाय बर्थ जन्म ही मतलब कुछ कास्ट लेबल्स लगा दिए गए हैं, उन कास्ट लेबल्स के पर्सन जो है वो बाय बर्थ से ही दूसरे पर्सन के साथ छुआ, मतलब नहीं उनके साथ बैठ सकते, उठ सकते, खा सकते, जा सकते। ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और सच प्रैक्टिसेस डिनाइज देम इंटरेक्शन विद अदर और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एज इक्वल सिटीजन्स। और इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं अनटचेबिलिटी की तरह जो काम होते हैं या ऐसा सिस्टम जब परफॉर्म किया जाता है तो कुछ जो लोग हैं वो पब्लिक प्लेसेस में दूसरे लोगों की तरह नहीं जा सकते, ना ही वहाँ जाके खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने अनटचेबिलिटी को एक पुनिशेबल ऑफेंस जो है वो मतलब करार कर दिया है। कहने का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो भी पर्सन अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करेगा उसके लिए एक सज़ा जो है उसको दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बोला गया है। अब आपके पास यहाँ पे ना ये चीज़ बोली है कि कुछ फॉर्म्स है अनटचेबिलिटी के, वो इसके अंदर बताई है। 1999 में पी सैननाथ जो थे उन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाई थी द हिंदू के तहत एक सीरीज़ उन्होंने तैयार की थी। उसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी को डिस्क्राइब किया था और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी लिखा था। जो दलित, ठीक है, जिसको आज के टाइम पे शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है, उनके अगेंस्ट की जाती थी। और मतलब वो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने ट्रैवल किया और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इस अनटचेबिलिटी को देखा। जैसे उन्होंने देखा कि टी स्टॉल है, ठीक है, चाय का स्टॉल है, वहाँ पे दो तरह के कप्स जो हैं उन्होंने देखे, एक जो था वो दलित के लिए था और एक जो था वो दूसरे लोगों के लिए था। फिर नाई की दुकान पे बार्बर की शॉप पे जो बार्बर्स थे, ठीक है, जो नाई ये बाल काटने वाले थे, उन्होंने दलित क्लाइंट्स को सर्व करने से मना कर दिया। दलित स्टूडेंट्स को
सेपरेटली जो है वो क्लासरूम में बैठने के लिए बोला, और उनके लिए जो घड़े होते थे पानी पीने के लिए वो भी उनके लिए अलग रखे गए। दलित ग्रूम्स जो थे उनको ये अलो नहीं था, मतलब जो शेड्यूल कास्ट के जो दूल्हे होते थे ना, वो उनको अलो नहीं था कि वो घोड़े की सवारी कर सकें अपने वेडिंग के टाइम पे। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे कि जो दूल्हा होता है वो घोड़े पे बैठ के जाता है, तो उस समय पे भी ऐसा होता था। लेकिन जो दलित दूल्हे होते थे ना, उनको ये अलो नहीं था कि वो घोड़े पे बैठकर अपनी शादी के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद दलित जो थे उनको अलो नहीं था कि वो हैंड पंप, कॉमन हैंड पंप को यूज़ कर सके। अगर वो ऐसा करते थे तो उस पानी को जो है वो प्यूरिफाई किया जाता था, या उनको हाथ धुलवाए जाते थे और उसके बाद उस पानी को यूज़ किया जाता था। ये सारी की सारी जो अभी हमने एग्जांपल्स देखी हैं, ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं अनटचेबिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आज़ादी का अधिकार। फ्रीडम का मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, दैट मीन्स के बाधाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब है कि किसी भी दूसरे पर्सन की इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, वो लोग जो है वो आपके लाइफ में इंटरफेयर ना करें, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन होगा वो ये नहीं चाहेगा कि दूसरा बंदा बंदा उनकी लाइफ में दखल अंदाजी करे, या चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई इंसान हो। सोसाइटी के अंदर हर कोई इंसान रहना चाहता है, लेकिन वॉन्ट टू बी फ्री, आज़ाद रहना चाहता है। वो वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन द वे वी वॉन्ट टू दैम, मतलब हम वो सब चीज़ें करना चाहते हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा आके हमें बोले कि इस तरीके से करो, ये करो, वो करो। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को कुछ अधिकार दिए हैं। वो अधिकार क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, उसके पास आज़ादी है। पीसफुल मैनर में किसी भी तरह की असेंबली जो है उसको आयोजित या ऑर्गेनाइज कर सकता है। एसोसिएशंस बना सकता है, यूनियंस बना सकता है। कंट्री के किसी भी पार्ट में फ्रीली आज़ादी से घूम सकता है, कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकता है, और किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन, किसी भी तरह का ट्रेड या किसी भी तरह का बिजनेस वो कर सकता है। यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू ऑल दिस फ्रीडम। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि हर एक सिटीजन जो है इंडिया का, उसके पास ये सब के सब फ्रीडम्स के अधिकार हैं। दैट मीन इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रीडम अगर आपको मिल गई तो आप लोग कुछ भी करेंगे, आपके पास फ्रीडम है तो आप किसी को मार भी देंगे। नो, दैट डजेंट मीन कि आप किसी को मार सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम का मतलब है कि आपको राइट टू फ्रीडम को वॉयलेट नहीं करना है। आपकी फ्रीडम से पब्लिक जो है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को बिना हार्म किए। फ्रीडम जो है इज़ नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस, वो अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है आपके लिए, आप जो मतलब जो मर्जी करना चाहें। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हमारी फ्रीडम्स के ऊपर लगाई गई हैं, ताकि सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म ना किया जा सके। फर्स्ट क्या थी हमारे पास? फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये एक डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल फीचर है। हमारे आइडियाज़, हमारी पर्सनैलिटी, हम लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, इसमें हमें आज़ादी है। मतलब हम अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं। हम अब क्या है, जैसे 100 बंदा है, ठीक है, वो 100 बंदा अलग, मतलब कुछ एक ही चीज़ को सोच रहा है, लेकिन आपके पास आज़ादी है कि आप उस 100 बंदे से हटकर आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकते हैं। ये आपके पास आज़ादी है। आप अपने व्यूज़ को अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी फॉर्म की है, आप उस पॉलिसी के साथ डिसएग्री भी कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। ये आपके पास अधिकार है। देन उसके बाद यू पब्लिसाइज योर व्यूज थ्रू अ पैम्पलेट। आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हो पैम्पलेट्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू। और आप जो है वो अपनी पेंटिंग्स, पोइट्री या सॉन्ग्स के थ्रू भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। हाउएवर यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स, यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट मूवमेंट। ठीक है, आज़ादी तो आपको दी है बोलने की, एक्सप्रेस करने की, लेकिन आप इस राइट को गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। आप दूसरों को वायलेट नहीं कर सकते, मतलब इस राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते। दूसरों को आप उत्तेजित नहीं कर सकते कि भाई आओ और मूवमेंट करो, ठीक है, रिबेल करने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह से आप इस राइट का यूज़ नहीं कर सकते हो। ना ही आप किसी को डिफेम कर सकते हो, बदनाम कर सकते हो, कुछ उल्टा सीधा उसके बारे में बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास अधिकार नहीं है कि आप किसी के बारे में भी उल्टा सीधा बोल दो, उसको बदनाम करना शुरू कर दो, उसकी रेप्यूटेशन को डैमेज करना शुरू कर दो। इस चीज़ का अधिकार नहीं है। राइट टू फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप अपने रेलिवेंट रीजनेबल चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, इररेलिवेंट चीज़ों को नहीं।
सेकंड क्या आता था, सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू। मतलब आप असेंबलीज को फॉर्म कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को अगर डिस्कस करना चाहते हो, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना चाहते हो, पब्लिक सपोर्ट चाहिए आपको किसी कारण के लिए, या फिर आप एक वोट करना चाहते हो किसी कैंडिडेट के लिए या किसी पार्टी के लिए, कोई भी अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप वो इजीली कर सकते हो। ठीक है, दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस इन सोसाइटी। लेकिन आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, सोसाइटी के अंदर अशांति नहीं फैला सकते। वो लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, उनको अपने साथ हथियार नहीं रखने हैं। सिटीजन जो हैं वो एसोसिएशंस तो फॉर्म कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल दी है कि एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो काम करने वाले वर्कर जो हैं अपने इंटरेस्ट के लिए वर्कर यूनियंस जो है उसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट की डिमांड कर सकें। कुछ पीपल जो है टाउन के अंदर वो इकट्ठे होकर एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, ताकि वो पोल्यूशन या करप्शन के अगेंस्ट कैंपेन कर सकें, आवाज़ उठा सकें। ठीक है, इस तरह के अधिकार जो है वो दिए जाते हैं। फिर एज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया का सिटीजन होने के नाते हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके यात्रा कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। वी आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के हम किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं, कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि एक पर्सन जो है वो असम से बिलोंग करता है, यानी कि वो असम का रहने वाला है, लेकिन वो हैदराबाद के अंदर जाकर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। उसका कोई कनेक्शन नहीं है हैदराबाद की सिटी के साथ, ना ही उसने कभी हैदराबाद देखा है, लेकिन इंडिया का सिटीजन होने के नाते उसके पास ये अधिकार है कि वो हैदराबाद जाके अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकता है। दिस राइट अलोज, ये जो अधिकार है आपका, ठीक है, राइट टू फ्रीडम का जो अधिकार है वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है कि वो गांव से निकलकर टाउन्स में जा सकें, या फिर पूरे कंट्री के गरीब रीजन से निकलकर अच्छे बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाकर काम कर सके और अपने आप का जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, सेम फ्रीडम जो है वो ऑक्यूपेशन के लिए भी एक्सटेंड की जाती है। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी तरह का काम कर सकता है। ये नहीं बोला जा सकता कि वो लड़की है तो वो लड़की जो है वो बॉक्सिंग नहीं कर सकती, वो रेसलिंग नहीं कर सकती है। ठीक है, बोला जाता है ना कि लड़के ही रेसलिंग कर सकते हैं, बॉक्सिंग कर सकते हैं, नहीं, कोई भी काम जो है किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन जो है वो वुमेन कर सकती है। अगर वो आदमी कर रहा है तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये काम लड़कियों का नहीं है, लड़की नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि लड़कियों के पास भी आज़ादी है, वो किसी भी तरह की ऑक्यूपेशन जो है वो कर सकती हैं। इवन दोस्त चाहे वो छोटी जात का क्यों ना हो, वो भी कोई ना कोई तरह का काम जो है वो कर सकता है। वो अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़कर वो न्यू ऑक्यूपेशन को जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको उससे उसकी पर्सनल आज़ादी जो है वो नहीं छीनी जा सकती, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यानी कि लॉ ने जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है उसके अलावा उस पर्सन की लिबर्टी जो है वो नहीं छीनी जा सकती। इसका ये मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है उसको नहीं मारा जा सकता है जब तक कोर्ट ये ऑर्डर नहीं देगी उसको मतलब डेथ का। जब तक कोर्ट जो है वो ये नहीं बोलेगी कि इस पर्सन की डेथ हो सकती है, तब तक जो है वो उस पर्सन को कोई भी इंसान नहीं मार सकता है। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि गवर्नमेंट हो चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, जब भी वो किसी सिटीजन को अरेस्ट कर रहा है या उसको जेल में डाल रहा है, वो तब तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, इवन व्हेन दे डू, अगर वो ऐसा करते हैं तो उसको कुछ प्रोसीजर्स जो है, कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्या? अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है या उसको जेल में डाला जा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर को उसको बताना होगा कि उसको किस वजह से जेल में डाला गया है और किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया होगा या जेल में डाला गया होगा, उसको विद इन 24 आवर्स, मतलब अरेस्ट करने के 24 आवर्स पहले ही उसको मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश करना होगा। सच अ पर्सन हैज़ अ राइट, और उस पर्सन के पास जिसको अरेस्ट किया गया है, उस पर्सन के पास राइट होगा कि वो एक लॉयर को कंसल्ट कर सके अपनी डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी लॉयर को हायर कर सकता है, इस चीज़ की वो डिमांड कर सकता है। ठीक है, आपने गुनाटान्मो बे और कोसोवो की केसेस के बारे में देखा, उसको याद करिए। जो विक्टिम्स थे इन दोनों केसेस में, उनको ये डर था और उनको जो है उनसे उनकी लिबर्टी छीनी गई थी, उनसे उनकी प्रोटेक्शन जो थी, इंडिविजुअल लाइफ जो थी वो छीनी गई थी, और पर्सनल लिबर्टी जो थी उनसे छीनी गई थी। ठीक है, तो लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो ये राइट्स हमें दिए गए होते हैं, ये राइट्स हम इनका यूज़ करके अपने आप को बचा भी सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं, और लॉयर भी हायर कर सकते हैं। अब आता है आपके पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या मतलब होता है? दूसरों को एक्सप्लॉइट करना अपने फ़ायदे के लिए।
ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक वर्कर है, एक वर्कर का ऑनर है और एक वर्कर है। अब ये जो वर्कर है ना, एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और ये फैक्ट्री का ऑनर है। अब इसने इस वर्कर को काम पे रखा 500 की दिहाड़ी पे। अब ये एक भी किसी भी पर्सन का काम करने का टाइम होता है 10 to 5। अब ये इससे सुबह इसको 9 बजे बुला लेता है और छुट्टी इसको रात को 12 बजे करता है। दैट मीन्स वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्यों एक्सप्लॉइट कर रहा है? अपने बेनिफिट के लिए। वो चाहता है कि उसकी फैक्ट्री जो है वो अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाए और ये वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और हिंदी में इसका मतलब देखें तो शोषण करना। ठीक है। तो जब लिबर्टी और इक्वालिटी आपको मिल गई तो सिटीज़न जो हैं इंडिया के, उसको ये भी मतलब हमारी गवर्नमेंट का ध्यान का काम है कि वो ये देखे कि सिटीज़न जो हैं उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए और उनको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का भी अधिकार मिलना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने ये सोचा कि वो ये बहुत ज़रूरी है कि वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी की, उसको एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके। ऐसा क्या क्या काम किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 तरह के ईवल्स जो हैं वो उनको उनके बारे में यहाँ पे बताया और किस तरीके से उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया, उसको उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक का मतलब ये नहीं जैम गाड़ियों का जो लग जाता है। दैट मीन्स ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे ये है कि ह्यूमन बींग्स को बेचना या फिर खरीदना, यूजली वुमेन फॉर इमोरल पर्पसेस। इमोरल पर्पसेस के लिए वुमेन्स को बेचना या खरीदना। ठीक है। जैसे प्रोस्टिट्यूट का काम हो गया या फिर किसी को अपने घर में रख लिया, इस तरह से वुमेन्स की को नहीं बेचा जाएगा। ये चीज़ जो थी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहली चीज़ जो थी इसको लिखा। सेकंड आता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ये भी प्रोहिबिटेड किया कि फोर्स लेबर या फिर बेगार जो है वो किसी भी फॉर्म में नहीं होगा। फोर्स लेबर होता है कि किसी को भी आप ज़बरदस्ती काम पे नहीं रख सकते या किसी को भी आप भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। बेगार का मतलब होता है भीख मांगना। बेगार एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पे वर्कर को फोर्स किया जाता है कि कि आप क्या करोगे, मास्टर के लिए फ्री में काम करोगे। ठीक है। या फिर आपको कम से कम पैसा दिया जाएगा। तो व्हेन दिस प्रैक्टिस टेक प्लेस, अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो परफॉर्म की जाएंगी लाइफ लॉन्ग बेसिस के लिए, मतलब आपने किसी को मतलब काम पे रखा और उससे आप पूरी ज़िंदगी काम करवा रहे हैं, तो वो हो जाएगा बॉन्डेड लेबर। दैट मीन्स आपने उसको बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना पैसों के आपने उसको काम पे रखा है और आप उससे ज़बरदस्ती जो है वो काम करवा रहे हैं, उसको बोला जाता है बॉन्डेड लेबर। तो इस चीज़ के लिए भी कानून ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया है। लास्ट जो चीज़ आती है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने चाइल्ड लेबर के ऊपर भी प्रोहिबिशन लगा रखी है, पाबंदी लगा रखी है। कोई भी मतलब जो पर्सन है वो छोटे बच्चे को, जिसकी एज 14 से कम होगी, उसको फैक्ट्री के अंदर या माइन के अंदर या फिर किसी भी खतरनाक जगह के अंदर काम पे नहीं रख सकता है। जैसे कि रेलवेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, इसको बोला जाता है हैजार्डेरियस वर्क, जहाँ पे मतलब बहुत ही खतरनाक या डेंजर वाला काम होता है। Using this as a basis, many laws have been made to prohibit children from working। इसी लॉ का यूज़ करके बहुत सारे लॉज जो है वो और बनाए गए हैं ताकि जो बच्चों को रोका जा सके इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने से। जैसे बीड़ी बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होगी, पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होगी, माचिस बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होगी, प्रिंटिंग और डाइंग वाली इंडस्ट्रीज़ होगी। यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज़ पे लोग इन द सेंस छोटे बच्चों को, जिनकी एज 14 से कम है, उनको काम करने से यहाँ पे रोका गया है। अगर कोई ऐसा करता है या कोई किसी को 14 ईयर से एज, जिसकी कम है, 14 ईयर से कम एज है, उसको इन जगहों पे काम पे रखता है, तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है। तो बच्चे, ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है। अब इसके आपके 3 राइट्स जो हैं वो रह गए हैं, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊँगी, उसमें हम वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।